हेलो लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 10th के ही चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सब टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग इंडिया पर बात करेंगे। इस चैप्टर में जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं वह इस तरह से है, या जैसे प्लानिंग मतलब योजना या स्ट्रैटेजी, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग या प्रयोग, जुडिशियस मतलब न्यायोचित ढंग से, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। ये सारे शब्द संसाधन के परिप्रेक्ष्य में यूज हुए हैं, तो संसाधन को जोड़कर इन शब्दों का अर्थ समझना है। रिसोर्स रिच, कोई क्षेत्र संसाधन के आधार पर जो है किसी खास संसाधन में वह धनी होता है, पर्याप्तता होती है, तो उसको कहते हैं रिसोर्स रिच रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेस। उसी तरह से रिसोर्स पुअर, किसी खास रीजन में किसी खास संसाधन का अभाव होता तो उस संसाधन के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि वह क्षेत्र फलाने संसाधन के मामले में रिसोर्स पुअर है। सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट, या ये कह सकते हैं स्वावलंबी। डेफिशिएंट मतलब कमी किसी भी संसाधन का। एक्यूट शॉर्टेज मतलब जिसका नितांत अभाव हो, जो संसाधन बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही जरूरी होता है, अगर उसकी आवश्यकता होती है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बोलते हैं कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर रिसोर्स इज देयर इन दैट रीजन, लाइक इन राजस्थान। अब हम लोग चलते हैं पाठ के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ऑब्जेक्टिव के तौर पर हमने यूज किया है, जिसको हमको बारी बारी से समझना है, और इस पाठ के इस सब टॉपिक को इसी बिंदुवार व्याख्या से हम लोग समझेंगे। क्योंकि चैप्टर रिसोर्स प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों को प्लानिंग शब्द को समझना है। व्हाट इज प्लानिंग? तो प्लानिंग जो है वह क्या है? प्लानिंग एक तरह से हम कह सकते हैं अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। यह एक सोचने का तरीका है। क्या चीज़ सोचने का? एक सोचने की प्रक्रिया है। क्या चीज़ के बारे में? कि किसी भी रिसोर्स को हम किस तरह से यूज करें, किस तरह से उसका हम यूज़ एफिशिएंट तरीके से करें और ऑप्टिमम तरीके से करें, ताकि उसका अधिकतम लाभ हमें, हमारे देश को, हमारे समाज को मिल सके। तो रिसोर्स प्लानिंग, सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करते हैं। तो प्लानिंग is the process of thinking about the activities or works to achieve the required goal। संसाधन का जब हम नियोजन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है कि हम अगर स्कूल बिल्डिंग बना रहे हैं, स्कूल के कैंपस को सजा रहे हैं, तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि उस कैंपस के अंदर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास के लिए सारे संसाधन जुटाने का प्रयास करते हैं। तो प्लानिंग के बारे में ये रही। अब अगला है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग क्या है? तो द जुडिशियस utilization of available resources is
the planning of resource और रिसोर्स प्लानिंग, मतलब जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल प्लानिंग में भी दिया, रिसोर्स का ही उदाहरण दिया प्लानिंग को समझाने के लिए, कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन होता है उस संसाधन का अधिकतम और कुशलतापूर्वक उपयोग करके जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है उसको अचीव करना, उसको प्राप्त करना। ये तो जुडिशियस यूटिलाइजेशन, इस शब्द पर हमें गौर करना, जुडिशियस, न्यायोचित ढंग से। अब ऐसा हम संसाधन का प्रयोग ना करें कि वो आपके लिए यूजफुल रहे और आने वाले पीढ़ी के लिए वो महत्वहीन हो जाए। तो हमें इन बातों का भी ख्याल रखना है जब किसी रिसोर्स का यूज़ करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग मतलब जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्स प्लानिंग। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि इट इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी। हम कह सकते हैं कि प्लानिंग में हम लोकल लेवल पर भी प्लानिंग करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी प्लानिंग करते हैं, जो हमारे लिए जिस संसाधन की उपयोगिता है व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है, कम्युनिटी बेसिस पर हो सकता है, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है। लेकिन आज के डेट में संसाधन जिस हिसाब से हम उसका अनवाइजली और अनजुडिशियसली यूज कर रहे हैं, बहुत सारे संसाधन हमारे पर्यावरण में खत्म होते जा रहा है, उसका ह्रास होते जा रहा है। तो आज के डेट में पूरे वैश्विक स्तर पर, भूमंडलीय स्तर पर यह एक चिंतन का विषय हो गया कि हमें जो है रिसोर्सेज का, संसाधनों का उपयोग बहुत ही सोच समझकर, वाइजली, जुडिशियसली करना पड़ेगा। अन्यथा आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो खत्म हो जाएंगे, तो हमारी अगली पीढ़ी को उसका क्या लाभ मिलेगा। हमें ही उदाहरण के तौर पर अगर पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, कोल है, मिनरल रिसोर्सेज है, इसका भंडार सीमित है। जब ये खत्म हो जाएंगे तो कल्पना कीजिए क्या होगा, हमारी आर्थिक विकास पर ब्रेक लग जाएगा, वह रुक जाएगा और संपूर्ण व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात मैंने पिछले सब टॉपिक में किया था कि हमें जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना है और माइंडफुल करना है, वाइजली करना है, नहीं तो हम और हमारे आने वाले संतति दोनों प्रभावित होंगे। तो हम इसलिए कह सकते हैं इट इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यह वैश्विक स्तर पर निर्णय करने की बात है, सोचने और समझने की बात है कि हम रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करें ताकि उसका सतत उपयोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए बनी रहे और हमारे पास उपलब्ध हो। इस तरह से हम लोग प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग के बारे में समझ गए। अब हम लोगों को रिसोर्स रिच और रिसोर्स पुअर रीजन के बारे में समझना है। हमारे देश में बहुत विविधता है संसाधन के मामले में, संसाधनों से भरा पड़ा है। चाहे जिस किसी संसाधन की बात करेंगे तो यहाँ डाइवर्सिटीज है। हमारे अगर उत्तर में देखें तो माउंटेनस रीजन में आयुर्वेदों का भंडार है, आयुर्वेदिक संसाधनों का भंडार है, वाटर रिसोर्सेज का भंडार है। मध्यवर्ती मैदानी भाग में जो है एक फर्टाइल सॉइल है जो महत्वपूर्ण है एग्रोबेस इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। भारत के हर क्षेत्र में, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के भू आकृतियाँ मिलती हैं और हर तरह के भू आकृतियों के साथ अलग अलग संसाधनों की भरमार है। तो इसको देखते हैं कि देयर आर सर्टेन रीजन्स विच आर रिच इन some resources and
some regions are deficient in some other resources। इस पर बात करते हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो ये रीजन मिनरल और कोल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, इस मामले में धनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज रीजन्स आर मिनरल रिसोर्स रिच एरिया। या हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, these are the states which are rich in mineral resources, which are vital for the development of that area. In spite of it, these areas, particularly Orissa and Jharkhand, are known as the backward states. Why? What is the reason? Such type of question is coming in the examination. देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे, ताकि परीक्षक या यह तंत्र चाहती है कि हमारे बच्चे इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझे, इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ करके उसी अनुरूप अपना आचार व्यवहार करे। तो इसलिए इस तरह के सवाल लाजमी होते हैं कि वाई उड़ीसा एंड झारखंड आर द बैकवर्ड स्टेट इन स्पाइट ऑफ रिच इन मिनरल एंड कोल रिसोर्सेस। तो इसका जवाब हम क्या देंगे, देखते हैं। हम एक एक करके उन जवाबों को लिखते हैं और समझते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज वाई झारखंड एंड ओडिशा इज द बैकवर्ड स्टेट्स दो दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इस तरह के सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो आपको इसका जवाब आना चाहिए। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वाई? बिकॉज video will be lengthy and it will take too much time. That is why I am just answering this question. You have to note it down. तो सबसे पहला जो आंसर है वह है झारखंड एंड ओडिशा is mostly populated by tribal people who are mostly illiterate from the early time. ये पहले से ही इतना illiterate रहा, इसका शिक्षा दीक्षा इतना कमजोर रहा कि यह विकास के दौर में पीछे छूट गया। तो विकास में लिटरेसी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, एक बात। दूसरी बात है कि यहाँ इन अर्ली टाइम, चूँकि यह पठारी इलाका है, बहुत उबड़ खाबड़ भूमि है, जिसके वजह से यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का समुचित विकास नहीं हुआ। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसी भी क्षेत्र का प्रॉपर विकास के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। वहाँ जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होगी, जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होगा, उसी नेटवर्क से होगा, उसी नेटवर्क ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से होगा। तो इसका भी अभाव शुरू में रहा, इसी वजह से यह जो है पीछे छूट गया विकास के दौर में। और तीसरा जो है, दिस इज बेसिकली non-agricultural region because it is of rugged terrain। इसका जो भूमि है, टोपोग्राफी है, वह पठारी इलाका, इसलिए एग्रीकल्चरली यह बैकवर्ड रहा। बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, कुछ विकास हुई उसके भरोसे, लेकिन शुरुआती दौर में विकास का आरंभ तो कृषि से ही हुआ, उस दौर में भी ये पीछे रहा। तो स्वाभाविक है कि विकास के दौर में यह अंततोगत्वा अंतिम रूप से पीछे ही रह गया। तो इन सारे कारणों से ये झारखंड और उड़ीसा बैकवर्ड स्टेट रह गया, जबकि यहाँ मिनरल रिसोर्सेज पर्याप्त है। और मिनरल रिसोर्सेज का उपयोग भी स्टेट ओन्ड एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी नहीं किया। अगर वो करता तो इसका पूरा लाभ स्टेट को मिल पाता। कोई बाहर की एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी आकर वहाँ इंडस्ट्री सेटअप किया तो स्टेट को लाभ मिलेगा, लेकिन जो उसका पूरा लाभ है वहाँ के संसाधन का, वह उसको उपलब्ध नहीं होगा, वह उसको प्राप्त नहीं होगा। और इस कारण से भी
यह झारखंड और उड़ीसा बैकवर्ड स्टेट रह गया, जबकि इसके पास पर्याप्त मिनरल रिसोर्सेज है। तो ये तो हो गया रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन स्टेट्स एरिया विथ कॉजेज। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हमारे बिहार में भी पैराइट्स और लाइमस्टोन जैसे खनिज संपदा रह गई। झारखंड जब से अलग हुआ, यह बहुत बड़ी क्षति बिहार के लिए हुआ। इसके अलावे जब समग्र भारत की बात करते हैं तो देयर आर रीजन which are rich in certain types of resources but deficient in other type of resources। उदाहरण के तौर पर आपने देख लिया कि ये जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये मिनरल रिसोर्स के मामले में धनी है, संपन्न है, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हमारे महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसकी पूर्ति वहाँ से नहीं होती है। तो ये जो अन्य रीजन है जहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होता है, वहाँ से उसके खाद्यान्न की आवश्यकता की आपूर्ति हो पाता है। और यहाँ से जो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है उससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है, उसकी जो आवश्यकता दूसरे राज्यों को होती है जहाँ मिनरल रिसोर्स नहीं पाया जाता है, वहाँ उस स्टेट से जाता है। तो ये इक्विटेबल बैलेंस के लिए आवश्यक है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं, गुजरात का बात करते हैं, तो गुजरात में टाइडल रिसोर्स का, वाटर रिसोर्स का और विंड रिसोर्स का हम शक्ति के साधन के रूप में भरपूर उपयोग करते हैं और करने के दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बेचारे राजस्थान के पास वाटर रिसोर्स का बहुत अभाव है। तो इसकी प्रतिपूर्ति, इसको पूरा करने के लिए उसको जो है इंदिरा गांधी केनाल पर आश्रित रहना पड़ता है और बहुत अभाव है इस रिसोर्स का। इस रिसोर्स के अभाव से उसको दो चार होना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो हमने देखा कि हमारे देश के विभिन्न भागों में अलग अलग संसाधन मिलते हैं, उसके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है ताकि देश के अंदर हर एक को उस संसाधन का लाभ प्राप्त हो। ग्लोबल पीस के लिए, सोशल पीस के लिए, सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है। देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए और किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग की बात एक एक करके हम करते हैं। पहला है टू मेंटेन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो सतत आर्थिक विकास को ध्यान में रख के रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है। टू मेंटेन सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारे संतति, हमारे जो अगली पीढ़ी है उसके सुख सुविधा को ध्यान में रख के हमें उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है। अलग अलग क्षेत्रों में, दुनिया के, देश के, हमारे स्थानीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन आवश्यक है ताकि उसका एफिशिएंट और ऑप्टिमम यूज हो सके। टू रिड्यूस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसाइकिल, रीन्यू और रीयूज को ध्यान में रखकर हम इस तरह से प्लानिंग करें ताकि किसी भी संसाधन का अधिकतम उसका उपयोग कर सके, अधिकतम उसका लाभ प्राप्त हमें हो सके। टू मैनेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द रीजन दैट हैव एक्यूट शॉर्टेज, जिस क्षेत्र में किसी खास तरह के संसाधन का अभाव है, जिसकी नितांत निहायत ही आवश्यकता है, जैसे खाद्यान्न का। किसी क्षेत्र में अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ खाद्यान्न का अभाव होता है, चूँकि एग्रीकल्चरल लैंड वहाँ नहीं होता है। तो वैसे क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों से जहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होता है या फर्टाइल लैंड है, प्लेन एरिया है, वहाँ से वह जो है उसके खाद्यान्न की वस्तुएं जा सके, इसकी व्यवस्था के लिए रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है। टू मिनिमाइज गैप ऑफ रिसोर्स रिच एंड रिसोर्स पुअर रीजन एंड टू मेंटेन पीस, तो ये रिसोर्स रिच और रिसोर्स पुअर के बीच के जो
कि जो ये खाई है, कि जो अंतर है और देश के, दुनिया के संसाधन पर सभी मानवों का बराबर का हक है, इसको ध्यान में रखकर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर रिसोर्स प्लानिंग एक आवश्यक प्रोसेस है, इसको अपनाना पड़ेगा। अब देखते हैं द स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग आपके पुस्तक में कुछ और तरह से दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन उसको मैं अपने भाषा में, सहज भाषा में, सरल भाषा में इस तरह से सजाया है। आप इसको देख सकते हैं कि किसी भी रिसोर्स के प्लानिंग के लिए जो सोपान होते हैं, कदम होते हैं, वो इस तरह से हैं। सबसे पहले किसी खास क्षेत्र के रिसोर्स को खोज करना होता है, सर्वेक्षण करना होता है, फिर उसका जो है एक मैप तैयार करना होता है, उसके क्वांटिटी और क्वालिटी को देखना होता है। उस हिसाब से अगर वह इकोनॉमिकली फिजिबल है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो उस जगह पर जो है उस संसाधन के यूटिलाइजेशन के लिए, जुडिशियस यूटिलाइजेशन के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, मानव संसाधन का व्यवस्था करना होता है, उसके रहन सहन के लिए टाउनशिप डेवलप करना होता है, उसके संसाधन के का उपयोग के लिए वहाँ मैनेजमेंट या सिस्टम डेवलप करना होता है। इन सारे विषयों पर जो है आपको एक स्ट्रैटेजी तय करनी होती है और उस हिसाब से जो राष्ट्रीय डेवलपमेंट प्लान होता है उसको उस संसाधन से संबंधित विकास को जोड़कर देखना होता है कि वह संसाधन राष्ट्रीय विकास में कितना योग देगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किसी संसाधन का विकास संभव होता है। इसी के साथ आज के वर्ग में इतना ही। अगले वर्ग में हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को पढ़ेंगे और देखेंगे। जय हिंद।